अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हमारे क्रैश कोर्स का डे 20 रहने वाला है और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज जर्नल साइंस का हम पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस जर्नल साइंस में हमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है, लेकिन कुछ इस तरीके से पढ़नी है कि जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे हम वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके चलेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चलेंगे जो इन शॉर्ट आपको पढ़ने हैं, ना कि फजूल की बातें यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा ये जो जर्नल साइंस का पोर्शन है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकेंगे वो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है ये आपके हर एक आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड की भर्ती हो, फॉरेस्ट वर्कर की भर्ती हो, या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है इन फ्यूचर, उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इन शॉर्ट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो तो ये क्रैश कोर्स आपके हर एक एग्जाम में हेल्पफुल साबित रहेगा, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए। तो अच्छी तरह से इस क्रैश कोर्स को देखिए, क्लास अटेंड करें। हमने आज तक बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है, अगर नहीं देखा तो पहले से आप देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम एक नजर डाल लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पर। यहाँ पे जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जो स्ट्रेटेजी हम लेके चल रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले जर्नल अवेयरनेस का पोर्शन स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ा है। अगर मैं बात करूं अपने इस जर्नल अवेयरनेस पोर्शन की, जिसका आज डे 20 है, तो इसमें हमने सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट किया, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट किया, सपोर्ट्स का पोर्शन हमने कंप्लीट किया, कैपिटल एंड स्टेट्स ये हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स ये हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया, कंप्यूटर का सेक्शन हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया, इंडियन स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। इसी के साथ हमने कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ा, कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े, इंपॉर्टेंट ऑथर्स हमने पढ़े। यहां तक हमने डे 19 तक जो है हमने किया है, यानी कि 19 दिनों में हमने ये सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट किया। तो अब हमारा जो है पोर्शन रह चुका है, एक तो इंडियन हिस्ट्री रह चुकी है और जर्नल साइंस का पोर्शन रह चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल साइंस का पोर्शन। तो इंशाल्लाह इसे हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस जर्नल साइंस में हमें क्या पढ़ना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस जर्नल साइंस के पोर्शन में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें मिक्सड पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये हम मिक्सड पढ़ेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्फेरिकल मिरर और उनके यूज के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जितने भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, वो हम इसमें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टॉपिक है जर्नल साइंस के पोर्शन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए अच्छी तरह से जहन में रखने की कोशिश करना। तो हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको समझनी है कि फिजिकल क्वांटिटीज हम किन्हें कहते हैं। तो अगर मैं डिफिनीशन के हिसाब से आपको समझाऊं, देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। यहां पे आपको डीपली नहीं रटना है, बस आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको फिजिशियन नहीं बनना है कि आपको जो है डिफिनीशन रट लेनी है या कुछ इस तरह से नहीं। आपके जहन में जो है कंसेप्ट में बैठना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके जहन में आने चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां पे आपसे डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी, वहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए मास क्या है, लेंथ क्या है, टेम्परेचर क्या है, टाइम क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा, ना कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप डिफाइन करो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। अगर 100 वर्ड्स में डिफाइन करोगे तो इतने मार्क्स मिलेंगे, नहीं। इसलिए आपको फिजिशियन नहीं बनना है, आपको हाँ अलबत्ता कंसेप्ट में आपको होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं इसका कंसेप्ट होना चाहिए, और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल डिफिनेशन से समझाने की कोशिश करूं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, तो हम सिंपली कह सकते हैं वो सारे क्वांटिटीज, ठीक है ना, वो सारे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं।
अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, लेकिन पहले समझो। अगर मैं एग्जांपल लूँ लेंथ की, मास की, टाइम की, टेम्परेचर की, ठीक है ना, साथ ही साथ फोर्स की, प्रेशर की और वर्क की, ये क्या है, ये आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये रट लो सबसे पहले आप कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क, ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन अब आपको फिजिकल क्वांटिटी समझना है, कंसेप्ट आपको समझना है। देखिए मैंने क्या कहा, जितने भी क्वांटिटीज हो जिनको हम मेजर कर सकें वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। अगर मैं आपसे एग्जांपल कहूं कि आप मार्केट गए, वहां से आपने शुगर खरीदा, क्या खरीदा, शुगर खरीदा, तो ये शुगर क्या है, ये शुगर एक क्वांटिटी है ना, शुगर एक क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे बताओ आपने कितना शुगर खरीदा, अगर आप मार्केट गए हो तो आपने कितना शुगर खरीदा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैंने 1 kg शुगर खरीदा, 2 kg शुगर खरीदा, 3 kg शुगर खरीदा, जितना आपने खरीदा होगा तो आप कहोगे उतना मैंने खरीदा। दैट मीन आप मुझे मेजरमेंट दे सकते हो, ये जो शुगर है इसे हम मेजर कर सकते हैं। तो जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं मास की एग्जाम्पल दूं तो मास क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं टाइम की एग्जांपल दूं, टाइम क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है ना। मैं ये मास आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मास हम कह रहे हैं वजन को, क्या ना, मास किसको कहते हैं, वजन को कहते हैं। तो अगर आपने शुगर खरीदा, अगर आपने टी खरीदी या कुछ भी ऐसा चीज खरीदा, तो मैं आपसे कहूंगा आप मार्केट गए, आपने कितना शुगर खरीदा, आपने कितनी टी खरीदी, तो आप मुझे एक क्वांटिटी दे सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, उसका मास आप मुझे बता सकते हो। दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं कहूं आप काम कर रहे हो, आपने दिन भर काम किया, कितने समय तक आपने काम किया, समय, टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, समय, कितने टाइम तक काम किया, आप मुझे बता सकते हो, मैंने 2 घंटे काम किया, मैंने 3 घंटे काम किया। दैट इज, इसे हम मेजर कर सकते हैं। ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अब मैं टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में आजकल टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या कहोगे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत धूप है। अगर मैं कहूं कितना टेम्परेचर है, मैं कैसे समझ सकूंगा, आप कहोगे बहुत धूप है, यहां पे तो बहुत धूप है। अगर मैं कहूंगा जम्मू में कैसी कंडीशन है आज, मौसम कैसा है, आप कहोगे बहुत ही ज्यादा धूप है, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर जब आप टेम्परेचर कहोगे 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो मैं समझ सकूंगा हाँ यार यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो कहलाती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर मैं आपसे एग्जाम्पल कहूं, आप सब लोगों से मैं कहूं क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, आप कहोगे यस वी लव आवर फैमिली। तो आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो जरा मुझे बताओ, आप कहोगे बहुत सारा प्यार करता हूं। आप अपनी मां से कितना प्यार करते हो, बहुत सारा प्यार करता हूं। कितना प्यार करते हो यार मुझे बताओ, मुझे दिखाओ, दिखा सकते हो, यानी कि आप नहीं दिखा सकते हो, इसकी मेजरमेंट आप नहीं दे सकते हो। जो लव है उसकी मेजरमेंट आप नहीं दे सकते। जिस तरह से आपने कहा कि मैंने शुगर खरीदा, 1 kg शुगर खरीदा, 2 kg शुगर खरीदा, उस तरह से आप जो लव है उससे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, यानी कि क्वांटिटीज में उसे आप नहीं दिखा सकते। यानी कि मैं 1 किलो लव अपनी मां से करता हूं, इस तरह से नहीं बता सकते हो आप, ठीक है ना। 1 kg लव मैं अपने पिता से करता हूं, इस तरह से आप नहीं बता सकते। दैट मीन लव जो है उससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे कंडीशन, फीलिंग्स, ठीक है ना, फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। समझ गए ना अच्छी तरह से किसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क, ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसके 2 टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी समझ लिया आपने, क्लियर हो गया। अब इसके 2 टाइप्स हैं। देखिए कंसंट्रेशन अच्छी तरह से रखें, वीडियो के एंड में हम 5-8 क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आपको आने चाहिए। जब आप कंसंट्रेशन से देखोगे तब जाके आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं,
स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। और ये जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स हैं, है ना। मैंने आपको समझा दिया क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, और इसी के जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसके दो टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं यहां पे बात करूं स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी हम उन्हें कह सकते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो क्वांटिटीज जिनका केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। मुझे समझ आ गया, आपको अभी भी समझ में नहीं आ गया क्या मैग्नीट्यूड? धीरज रखिए, इत्मीनान रखिए, पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर ले, उसके बाद मैं समझाऊंगा स्केलर क्वांटिटी क्या है। पहले आप डिफिनेशन रट ले। स्केलर क्वांटिटी हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। अब आपको ये नोट डाउन कर लेना, मैं अभी समझाऊंगा एग्जांपल के साथ, लेकिन पहले आप डिफिनेशन रट लो। अब आपको ये रटना है मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, लेंथ। ये क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है किसके? स्केलर क्वांटिटी के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर स्केलर क्वांटिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली इनमें ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो है रट लो, मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, लेंथ, ये क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। कंसेप्ट हमने अभी तक नहीं समझा स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, हम दोनों का कंसेप्ट इकट्ठे समझेंगे। हम वेक्टर क्वांटिटी के डिफिनेशन पे आ जाते हैं। देखिए, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कह सकते हैं? मैंने क्या कहा? स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखने को मिले। अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले रट लो। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, ये क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। ये अच्छी तरह से रट लो, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो इतना पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपको नोट कर लेना है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपने रट लिया ना। अब कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो, स्केलर क्वांटिटी है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है क्या। आपने तो सिर्फ डिफिनेशन रट ली कि स्केलर क्वांटिटी हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड देखने को मिले, जैसे कि मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, लेंथ, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी देखने को मिले, वो वेक्टर क्वांटिटीज है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूं कि यहां पे स्केलर क्वांटिटी में हम स्पीड से समझ लेते हैं, ठीक है ना। स्पीड मैंने क्या कहा? स्पीड मैंने कहा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं, आप में से जितने भी जम्मू वाले हैं वो कश्मीर आना चाहते हैं, लेकिन वो कश्मीर आना चाहते हैं अपनी बाइक पे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि हम राइड मारेंगे। तो चलिए, आप में से किसी का शौक हो गया कश्मीर आने का, वो भी बाइक पे आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने उससे कॉल की, 1 घंटे के बाद मैंने उससे कॉल की, मैंने कहा कि यार कहाँ पहुंचे? वो कह रहा है कि मैं चल रहा हूं। मैंने उससे कहा कि जरा आप मुझे बताओ, जब आप बाइक पे चल रहे हो तो आपकी स्पीड क्या है, ठीक है ना, आपकी स्पीड क्या है? तो आप किस तरह से बताओगे? आप बताओगे मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, या 20 किलोमीटर पर आवर है, या 40 किलोमीटर पर आवर है, या 50 किलोमीटर पर आवर है। जो भी होगी वो आप मुझे बताओगे। लेकिन ये जो स्पीड आपने बताई, ठीक है ना, स्पीड आपने बताई, आपने इसमें यूज क्या किया? आपने कहा 30 किलोमीटर, और क्या कहा? इसके साथ कहा पर आवर। यानी कि आपने एक तो स्पीड बताई, है ना, एक तो स्पीड बताई कितने किलोमीटर आप चले, और आपने बताया कि टाइम आपने बताया। केवल और केवल 2 चीजों का यूज इसमें हुआ। दैट मीन एक तो किलोमीटर का यूज हुआ और यहां पे टाइम का यूज हुआ। इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। दैट मीन इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड का यूज हुआ, इसमें डायरेक्शन का यूज नहीं हुआ।
समझ गए ना, यानी कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड का यूज हुआ, यानी कि इसमें सिर्फ किलोमीटर और आवर का यूज हुआ, यानी कि इसमें सिर्फ यानी कि डिस्टेंस और यहां पे समय का यूज हुआ, टाइम का यूज हुआ, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और इन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जिनमें केवल और केवल इस तरह से शो हो, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। समझ गए ना। अब अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी आपको समझाऊं इसी एग्जांपल के साथ, अगर आपको मैं कहूं कि आप मुझे बताओ, आप तो पहुंचे लेकिन किस दिशा में आप जा रहे हो, ठीक है ना, इसमें दिशा का यूज होगा। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड आपने समझा मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ डायरेक्शन का यूज भी होगा। किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में दिशा का यूज भी होगा। अब आप मुझे अगर इस तरह से जवाब दोगे कि मेरी स्पीड जो है 30 किलोमीटर है पर आवर, लेकिन मैं जा रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहां पे आपने डायरेक्शन का भी यूज किया, तो जिसमें डायरेक्शन का यूज हो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से। देखिए स्केलर क्वांटिटी जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड देखने को मिले, दैट मीन स्पीड क्या है, मैंने स्पीड आपको एग्जांपल दी, स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे, आपने कहा कि 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूं, इसमें सिर्फ किलोमीटर और आवर का यूज होता है, इसमें दिशा का यूज नहीं होता है। जिसमें दिशा का यूज ना हो, केवल और केवल मैग्नीट्यूड का यूज हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे हम कहते हैं? जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी देखने को मिले और साथ ही साथ दिशा भी देखने को मिले, डायरेक्शन भी देखने को मिले, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कंसेप्ट क्लियर। लेकिन ये अच्छी तरह से नोट कर लेना कि स्केलर क्वांटिटीज मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, लेंथ, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है ना। और ये जो मैंने आपसे कहा ना, ये जो मैंने आपसे कहा कि 30 किलोमीटर पर आवर आप जा रहे हो इन द ईस्ट डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन का भी यूज हो ना, ये क्या कहलाता है? इस टर्म को कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है ना, इस टर्म को कहते हैं वेलोसिटी। यानी कि जिस तरह से आपने स्पीड का इजहार किया, स्पीड में आपने यहां पे किलोमीटर का इजहार किया और पर आवर का इजहार किया, समय का इजहार किया, लेकिन यहां पे आपने समय का भी इजहार किया, किलोमीटर का भी इजहार किया, साथ ही साथ दिशा का भी इजहार किया, डायरेक्शन का भी इजहार किया, तो इसे क्या कहते हैं? इसे वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना, इसे वेलोसिटी कहते हैं। ये मैंने आपको वेलोसिटी के एग्जांपल से समझाया कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको समझाया स्पीड के एग्जांपल से, और वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको समझाया वेलोसिटी के एग्जांपल से। क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट यहां पे कंसेप्ट पे, दैट इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब देखिए, अगर मैं आपको यहां पे थोड़ा बहुत पीछे ले चलो फिजिकल क्वांटिटीज पे, तो मैंने आपसे क्या कहा था? जितने भी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो जब हम मेजर करें जो भी क्वांटिटी, मैंने आपको कहा आपने शुगर खरीदा, तो आपने शुगर को किस यूनिट से मेजर किया? आपने कहा मैंने 1 kg शुगर खरीदा। दैट मीन ये जो शुगर है, ये जो क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट kg है। यानी कि आपने इस शुगर को जो है kg से डिनोट किया, ये इसका यूनिट है। अब यहीं पे हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पढ़ने हैं, यानी कि जो भी क्वांटिटीज है उनको हम किस तरह से मेजर करते हैं, उनका यूनिट क्या है, या आप एसआई यूनिट भी कह सकते हो। ठीक है ना, एक ही बात है। यानी कि जिससे हम क्वांटिटी को मेजर करें वो उसका एसआई यूनिट कहलाता है या उसका यूनिट कहलाता है। समझ गए ना। उसका एसआई यूनिट क्या है? उसका एसआई यूनिट मीटर है। इसी तरह से अगर मैं टाइम की बात करूं, समय को हम किससे डिनोट करते हैं? समय को हम किससे जो है दिखाते हैं? इसका यूनिट क्या है? सेकंड है। इसी तरह से वेट की अगर मैं बात करूं, वेट का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। मास की अगर मैं बात करूं, किलोग्राम है। हीट की अगर मैं बात करूं, जूल है। एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। एरिया की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर मीटर है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, केल्विन है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, क्यूबिक मीटर है। एब्सोल्यूट यहां पे एब्सोल्यूट टर्म की अगर मैं बात करूं, सॉरी यहां पे टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, केल्विन है। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, मीटर पर सेकंड है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ओम है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। वर्क की अगर मैं बात करूं, इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पेयर है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। एनर्जी की अगर मैं बात करूं, इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल है।
इलेक्ट्रिक पावर की अगर मैं बात करूं, इसका एसआई यूनिट क्या है, किलोवाट है, ठीक है ना। किलोवाट या वाट आप कह सकते हो, दोनों ही सेम है। फोर्स की अगर मैं बात करूं, इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। पावर ऑफ लेंस की अगर मैं बात करूं, इसका एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर है। साथ ही साथ यहाँ पे पावर की अगर मैं बात करूं, इसका एसआई यूनिट क्या है, वाट है, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ सी की अगर मैं बात करूं, फैथोम इसका एसआई यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, कैंडीला इसका एसआई यूनिट है। ल्यूमिनस फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, ल्यूमिन इसका एसआई यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करूं, कोलम्ब इसका एसआई यूनिट है। तो ये थी हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये जो दो कंसेप्ट थे हमारे, ये आप अच्छी तरह से आपने क्लियर कर दिए होंगे। तो यहां पे हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। तो ये स्फेरिकल मिरर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कंसेप्ट आप बेसिक सा समझ लो, उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे उस पर आपको ध्यान देना है। दिस इज नॉट एकेडमिक सेशन, ये जो सेशन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो एकेडमिक सेशन और एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव एकेडमिक सेशन, ठीक है ना, उसमें थोड़ी बहुत क्या बहुत सारी डिफरेंस होती है। क्योंकि अगर आप एकेडमिक सेशन के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो वहां पे आपको रट लेना है स्फेरिकल मिरर क्या है, इसकी डिफिनेशन मतलब इसकी डिफिनेशन रट लेनी है अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, जो कि स्फेरिकल मिरर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको नोट डाउन कर लेने। स्फेरिकल मिरर्स को समझने से पहले हम मिरर पे आ जाते हैं। मिरर हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लड़कियां सबसे ज्यादा मिरर देखती है, लड़के बेचारे उतना मिरर नहीं देखते हैं, ठीक है ना। उठ लिया, सुबह उठ गया, बिस्तर उठा लिया, मुंह से थोड़ा बहुत मुंह धो लिया तो और निकल गया। मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़का आईना देखता होगा एज कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स बहुत ढेर सारा आईना देख लेती है, दिन भर उनका जो है आईने पे ही काम चलता है। चलो ये अल्लाह ने निज़ाम ऐसा ही बनाया, लड़कियों को संवरना जो है चाहिए, क्योंकि ठीक है ना, लेकिन जायज़ तरीके से। तो यहाँ पे और जायज़ मकसद के लिए अगर मैं संवरने की बात करूँ, यहाँ पे आप ये मत समझना कि मैंने भाषण देना शुरू कर दिया, लेकिन लड़कियों को अगर संवरना चाहिए तो अपने शौहर के लिए संवरना चाहिए, किसी दूसरे मर्द के लिए संवरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये जेन्युइन बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मिरर की, तो मिरर हम समझ लेते हैं मिरर किसे कहते हैं। तो मिरर जो है ये क्या होता है, मिरर इज ए ग्लास, ये एक गिलास होता है, लेकिन इसमें जो है एक साइड पॉलिश्ड होता है, और इसे हम किसके लिए यूज करते हैं, फेस देखने के लिए यूज करते हैं। देखिए अगर मैं समझाऊं, मिरर इस तरह से होता है ना, इस तरह से मिरर होता है। अगर आप इसका फ्रंट साइड देखोगे, ठीक है ना, एक साइड इसका पॉलिश्ड होता है, ठीक है ना, एक साइड इसका पॉलिश्ड होता है जिससे हम देख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे मिरर, इसका बैक साइड और फ्रंट साइड मतलब इक्वल नहीं होगा, उनमें डिफरेंस होगी। तो इसका एक साइड जो है पॉलिश्ड होता है, और ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है फेस देखने के लिए। तो इसके बाद अगर मैं स्फेरिकल मिरर की बात करूं, तो स्फेरिकल मिरर हम किसे कहते हैं, ए स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर पॉलिश्ड और सिल्वर्ड ऑन वन साइड, आइदर इनर साइड और आउटर साइड। देखिए हॉलो स्फेयर हम किसे कहते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं स्फेयर किसे कहते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, हॉलो स्फेयर यानी कि गेंद जैसा, लेकिन ये अंदर से खाली होता है, और एक साइड जो है इसी का पार्ट होता है, जो मतलब इसी तरह से जो है हॉलो स्फेयर आप समझ लो कि किसी गेंद जैसा, लेकिन जो अंदर से खाली हो, ये इसी का एक पार्ट होता है। लेकिन एक साइड जो है इसका क्या होता है, एक साइड इसका पॉलिश्ड होता है, या तो अंदर का साइड होगा या तो बाहर का साइड होगा, ठीक है ना, एक साइड इसका पॉलिश्ड होता है। ये आपने समझ लिया स्फेरिकल मिरर। अब इसके दो टाइप्स हैं, एक तो इसका कॉनकेव मिरर है और दूसरा इसका कॉन्वेक्स मिरर है। किसके टाइप है, स्फेरिकल मिरर के टाइप है। तो जिस तरह से मैंने कहा ना कि मतलब हॉलो स्फेयर का पार्ट है, दो साइड मतलब एक साइड से ये पॉलिश्ड होता है, या तो इनर साइड से या तो आउटर साइड से। अगर ये इनर साइड से पॉलिश्ड हो, अगर ये इनर साइड से पॉलिश्ड हो तो उसे हम कहेंगे ये जो स्फेरिकल मिरर है, अगर एक साइड से पॉलिश्ड हो, इनर साइड से पॉलिश्ड हो, तो उसे हम कहेंगे
कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर। और अगर ये आउटर साइड से पॉलिश्ड हो तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, यहां पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग। कॉनकेव मिरर जो है इसमें जो इमेज बनती है, ठीक है ना, जो इमेज बनती है वो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होती है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना, बाकी आप छोड़ लो, बाकी आपको सिर्फ आपके समझाने के लिए। लेकिन यहां पे ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है कि जो कॉनकेव मिरर है ये, इसमें जो इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है। और ये जो कॉनकेव मिरर है ये इनर साइड से पॉलिश्ड होता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, इसमें जो इमेज बनती है वो जनरली रियल एंड इन्वर्टेड होती है कॉन्वेक्स मिरर की, और आउटर साइड से पॉलिश्ड होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना, सही। इसके बाद आ जाते हैं हम यूजेस पे। यहां पे आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं यूजेस की बात करूं, यहां पे अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, देखिए जो व्हीकल हेडलाइट्स होते हैं उनमें कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। शेविंग मिरर्स में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। जितने भी सोलर कुकर्स हैं, ठीक है ना, उनमें कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। सर्च लाइट्स में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। टॉर्चेस में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। जो डेंटल मिरर होते हैं, यानी कि जो दांत देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो छोटा सा होता है डॉक्टर के पास, डेंटल के पास, उसमें कॉनकेव मिरर का यूज होता है। माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं, इसमें कॉनकेव मिरर का यूज होता है। टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं, इसमें कॉनकेव मिरर का यूज होता है। मेकअप मिरर्स की अगर मैं बात करूं, इसमें कॉनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है ना। अच्छी तरह से ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, कॉनकेव मिरर का यूज किस किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस किस में होता है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू देखने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जो रियर व्यू मिरर होते हैं व्हीकल्स में, उनमें जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। जो सनग्लास आप पहनते हो, हम सब जो सनग्लास पहनते हैं, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है रिफ्लेक्टिंग शीट लाइट्स में भी जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। लेकिन कॉनकेव मिरर यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। तो इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लेंस, ठीक है ना। लेंस, तो लेंस हम किसे कहते हैं? तो लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। लेंस का एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है कि इसके आर पार हम देख सकते हैं। एक शीशे की टुकड़ी आप समझ लो, ठीक है ना, उसी तरह से होता है। एक शीशे की टुकड़ी होती है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। बस इतना आपको नोट डाउन कर लेना है, कंसेप्ट के मतलब कंसेप्ट आपको समझना है। लेकिन इसके जो टाइप्स है, उनका जो यूज है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेंस मैंने क्या कहा? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। दो टाइप्स है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, यहां पे आपको जो नोट डाउन कर लेना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिए। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसे कॉन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस। और इसकी पहचान कैसे आप कर सकते हो? मैंने आपको शीशे की टुकड़ी दे दी, इस तरह से मैंने कहा इस तरह से शीशे की टुकड़ी है, लेकिन आप किस तरह से पहचान कर सकते हो ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है? तो अगर इसके एज, यानी कि यहां से, ठीक है ना, दामन भी आप कह सकते हो, एजेस जो हैं इसकी, अगर वो थिन है और मिडल में, ठीक है ना, यहां पे मिडल में अगर ये थिक है, मोटा है, और साइड से यहां पे इसके एजेस जो है वो पतले हैं, तो ये मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर है। इतना नोट डाउन कर लिया ना। इसे जो है कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। इसके एजेस जो है थिन होते हैं और मिडल जो है थिक होता है। ये पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग। इसका जो पावर होता है पॉजिटिव होता है। और इसका जो यूज होता है, टेलीस्कोप में इसका यूज होता है, माइक्रोस्कोप में इसका यूज होता है, जो हमारे आई में जो है, आंखों में जो है, उसमें भी जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया है। कैमरा जो है उनमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो है उनमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। सारे के सारे पॉइंट्स जो है
इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग। क्या आपने याद रखा? कॉन्वेक्स लेंस, इसे कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके एजेस जो है वो थिन होते हैं और इसका मिडल जो है वो थिक होता है। साथ ही साथ इसका पावर जो है वो पॉजिटिव होता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप्स में यूज किया जाता है, हमारे आई में भी जो है इसी का यूज किया गया है, कैमरा में यूज किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉन्केव लेंस पे। तो कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। और इसका जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हो? इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हो, यहां पे उल्टा होगा। इसके जो एजेस होंगे वो थिक होंगे और इसका जो मिडल होगा वो थिन होगा। अगर मैं कहूं इस तरह से एक लेंस है, ठीक है ना, उसके एजेस अगर यहां से जो वो मोटा है और बीच से वो क्या है, पतला है, तो उसे हम कहेंगे ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। और इनका यूज जो है बाइनोकुलर्स में किया जाता है, दूरबीन जिसे कहते हैं, टेलीस्कोप में किया जाता है, आई ग्लास में किया जाता है, फ्लैश लाइट्स में किया जाता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसकी पावर नेगेटिव होती है, इसके एजेस थिक होते हैं और मिडल इसका थिन होता है। इसका यूज जो है बाइनोकुलर्स में किया जाता है, टेलीस्कोप में किया जाता है, आई ग्लास में किया जाता है, फ्लैश लाइट्स में किया जाता है। अब यहां पे जो है कुछ मतलब जो विजन के जो डिफेक्ट्स हैं, ये यहां पे हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का यूज जो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन में भी किया जाता है। यानी कि जो आंखों की जो प्रॉब्लम होती है, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता है, किसी को नजदीक का नहीं दिखाई देता है, इस तरह से जो डिफेक्ट्स होते हैं, इनमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक इंक्लूड किया है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और आई। यानी कि आंखों में जो प्रॉब्लम होती है, जो डिफेक्ट्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो हाइपरमेट्रोपिया आपको नोट कर लेना है, मायोपिया और एस्टिग्मेज्म या एस्टिग्मेशन आप कह सकते हो। ये जो डिफेक्ट्स हैं, 3 डिफेक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेसबायोपिया भी होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है आपको समझना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मैं सबसे पहले डिफेक्ट की बात करूं, यानी कि आंखों में जो प्रॉब्लम होती है, हाइपरमेट्रोपिया। ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है? देखिए, जो हाइपरमेट्रोपिया, इसे लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रॉब्लम में जब कोई बंदा इस प्रॉब्लम से गुजरता है तो उसे क्या फेस करने को मिलता है? अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं, इसमें जो है कोई पर्सन जो है, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो अच्छी तरह से देख सकता है। यानी कि जो दूर का है, दूर का उसे अच्छी तरह से दिखाई देता है, लेकिन जो उसके नजदीक रखा जाए वो उसे क्लियरली नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। अगर उसकी आंखों के सामने कुछ रखेंगे, उसको कहेंगे पढ़ो इसको, उसको वो पढ़ना नहीं आएगा। अगर वो उसे दूर रखेगा तो वो उसे पढ़ पाएगा। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, जब वो कुछ पढ़ते हैं तो कोई ऐसा करता है, वो दूर रखता है, वो पढ़ पाता है, नजदीक नहीं पढ़ पाता है। कोई ऐसा होता है, वो दूर से नहीं पढ़ पाता है, वो नजदीक से पढ़ पाता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो यहां पे जो हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, किसी पर्सन को दूर की चीजें अच्छी तरह से दिखाई देती है, उसके करीब में जो चीजें होते हैं वो उसे नहीं दिखाई देते। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, जिसे कि लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, ये डिफेक्ट क्यों होता है? इसमें जो आई बॉल होता है, ठीक है ना, जो आई बॉल होता है वो बहुत ही शॉर्ट बन जाता है और वो जो है अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाता। अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया की, तो इसे करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। इससे जो है फिर अच्छी तरह से वो नजदीक की चीजें भी देख पाते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से अगर मैं मायोपिया की बात करूं, तो मायोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का रिवर्स है, उल्टा है। इससे जो है शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। और इस डिफेक्ट में होता क्या है, इस डिफेक्ट में पर्सन जो है नियर के ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से देख सकता है, जो उसके नजदीक में जो चीजें होते हैं वो अच्छी तरह से देख सकता है, लेकिन दूर की चीजें वो नहीं देख सकता।
इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया, और इसे करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, जिसे कि डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर मैं एस्टिग्मेज्म की बात करूं तो इस एस्टिग्मेज्म में क्या होता है, इसमें जो बंदा है वो बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है ना, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस है वो बंदा अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लाइंस दूं इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस इस तरह से मैं दे दूं, ठीक है ना, इस तरह से, तो अब अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आप एट अ टाइम दोनों लाइनें देख सकोगे। ये वाली लाइन भी आप देख सकोगे और ये वाली लाइन भी आप देख सकोगे, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी देख सकोगे और वर्टिकल लाइन भी देख सकोगे एट अ टाइम। लेकिन जिस बंदे को ये डिफेक्ट होता है, एस्टिग्मेज्म होता है, वो एट अ टाइम दोनों लाइन्स पे जो है क्या फोकस नहीं कर पाता, यानी कि दोनों लाइन्स उसको एट अ टाइम नहीं दिखती, या तो उससे वर्टिकल लाइन दिखेगी या तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। दैट मीन या तो वो वर्टिकल लाइन पे फोकस कर पाएगा या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोकस कर पाएगा। ये जो मेन प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि इसमें जो इमेजेस जो है क्लियरली नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है इसकी उसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती है, यानी कि फोकस एट अ टाइम नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, एट अ टाइम फोकस नहीं किया जा सकता, या तो वर्टिकल लाइन पे फोकस कर सकता है या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोकस कर सकता है। और इससे जो है करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा इसमें बेसिक से लेकर अच्छी तरह से आपकी बेस बनाऊं और अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कि आपने कितना कुछ याद रख पाया। जो मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से, इतने प्यार से आपको समझाया, देखते हैं कि अब आपने मतलब कितना आप याद रख पाए हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको बताना है कि इनमें स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, मास, स्पीड, वर्क या ऑल ऑफ दीज। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा, मैंने कहा कि नोट डाउन कर लेना, मास भी हमारे स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी हमारे स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी हमारे स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है वेलोसिटी इज ए, तो वेलोसिटी क्या है, आपको बताना है वेलोसिटी क्या है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। देखिए अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्पीड से मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्केलर क्वांटिटी के बारे में, फिर वहां पे आपने कहा था किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फिर जब आपने दिशा का भी यूज किया था तो वो किसकी एग्जांपल थी, वो वेलोसिटी की एग्जांपल थी। और वहां उससे मैंने आपको क्या समझाया था, उससे मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी समझाया था। दैट मीन वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। सेकंड, वर्क, मीटर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मीटर जो है लेंथ का एसआई यूनिट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। टेस्ला, ल्यूमिन, फ्लक्स या नन ऑफ दीज। तो ल्यूमिन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। पावर, वाट, वोल्ट या नन ऑफ दीज। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, ठीक है ना, किलोवाट कह लो या वाट कह लो, दोनों एक बात है। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन डेंटल मिरर, ठीक है ना। जो डेंटिस्ट जो है दांत देखने के लिए जो वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसमें जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या नन ऑफ दीज। तो वो होता है कॉनकेव मिरर। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड। तो कॉन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, प्लेन लेंस या नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मायोपिया इज आल्सो कॉल्ड, अभी अभी हम पढ़ रहे थे मायोपिया। तो मायोपिया इसे और किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। मायोपिया इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस।
तो ये थी आज की हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपके लिए मेहनत की जाती है तो वो मेहनत तब तक जो है रंग नहीं लाती है जब तक उस मेहनत करने वाले को आप कुछ ना कुछ दो। देखिए, अगर आप कोचिंग सेंटर में जाते हो तो वहां पे आपको क्या पे करना पड़ता है, वहां पे आपको फी पे करनी पड़ती है। लेकिन यूट्यूब से जब भी आप पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे आपकी फी क्या होती है, तब तक आपकी पढ़ाई हलाल नहीं बनती है। ये याद रख लेना, चाहे वो मैं यूट्यूबर हूँ या कोई और यूट्यूब से आप देखते हो, तब तक आपकी पढ़ाई हलाल नहीं बनती है। जिससे आप फायदा उठाते हो ना, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको सपोर्ट भी करो। क्योंकि अगर आपको किसी का समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है वो हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो उसको लाइक करना, उसके चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके चैनल को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने फ्रेंड्स को बताना कि नहीं, फलानी जगह यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाता है, वहां पे जाओ, वहां पे विजिट करो, वो मेहनत कर रहा है, हमारे लिए मेहनत कर रहा है, अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है। उनको भी सजेस्ट करें ताकि जो पढ़ाने वाला है वो भी मोटिवेट हो सके, उससे भी हेल्प मिल सके, उसकी चैनल भी ग्रो कर सके और वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके। आपको इस बात का अंदाजा है, अगर कोई भी यूट्यूबर है ना, अगर उसकी चैनल ग्रो हो रही है तो वो उससे भी ज्यादा मेहनत आपके लिए करता है, उससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाता है। जब आप इंटरेस्ट दिखाते हो, वीडियोस अच्छी तरह से देखते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो वो भी क्या करता है, वो भी अपनी तरफ से ज्यादा मेहनत करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करोगे और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।